आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको तफसील से बताएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक बार फिर यानी मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाना तय। पार्टी को मिली ज़बरदस्त अक्सरियत। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर बहस का दिया जवाब। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंची और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिर हफ्ते में आएंगे भारत के दौरे पर। और न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे एक रोज़ा मैच में दी 5 विकेट से शिकस्त। इन सब के अलावा आलमी और खेल की दुनिया की भी होंगी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली असेंबली इंतखाबात जीत कर आम आदमी पार्टी ने लगाई हैट्रिक। जीत के बाद वज़ीर आला केजरीवाल ने आवाम को कहा शुक्रिया। लोकसभा में बजट पर हुई बहस का वज़ीर ख़जाना ने दिया जवाब। कहा बजट से सरमायाकारी और तरक्की में होगा इजाफा। चौबीस और 25 फरवरी को भारत का दौरा करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप। व्हाइट हाउस के मुताबिक दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात होंगे मजबूत। यूएई में मुकीम भारतीय शख्स हुआ कोरोना वायरस का शिकार। जापानी क्रूज जहाज पर सवार 138 भारतीय टोक्यो में वाक़ भारतीय सफारत खाने के राब्ता में चीन में 1000 से ज्यादा मौत। खेल की खबरों में न्यूजीलैंड ने भारत को आखिरी वनडे में 5 विकेट से हराया। 3-0 से जीत ली सीरीज। और सबसे पहले बात दिल्ली के इलेक्शंस के नताइज की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एक बार फिर यानी मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाना तय हो गया है। पार्टी ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल करने जा रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को हर तरफ से मुबारकबाद के पैगामात आने शुरू हो गए हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी है। इस दरमियान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली असेंबली तहलील कर दी है। अब हतमी नताइज आने के बाद दिल्ली में 7वें कानून साज असेंबली की तश्कील के लिए नया हुक्मनामा जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को एकतरफा तौर पर 63 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बहरहाल 2015 में उसे 67 सीटें मिली थी और इस हिसाब से उसे नुकसान हुआ है, जबकि 2015 में 3 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इन इंतखाबात में 70 असेंबली हलकों के लिए 672 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अफसरान के मुताबिक रायशुमारी के लिए 33 मुशाहिदीन मुकर्रर किए गए थे। और जीत के बाद केजरीवाल ने कहा कि अब नई सियासत तो शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की ही मौजू रहेगा। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति को जन्म दिया है, जिसका नाम है काम की राजनीति। दिल्ली के लोगों ने अब संदेश दे दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। दिल्ली के लोगों ने संदेश दे दिया वोट उसी को जो 24 घंटे बिजली देगा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफातर के अंदर कारकुनान में जोश व खरोश का माहौल बरकरार है, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में खामोशी छाई हुई है। कांग्रेस अब तक खाता भी नहीं खोल पाई है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपको मिली अवामी हिमायत का एहतराम करती है। दिल्ली के जनता ने विधानसभा चुनाव में अपना निर्णय दिया है। हम उस निर्णय का सम्मान करते हैं और
केजरीवाल जी को और उनके पार्टी को अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दी है। मैं दिल्ली के सभी मतदातागण को बहुत धन्यवाद देता हूं उनके मतदान के लिए। दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। और मनोज तिवारी ने इंतखाबात में हार की जिम्मेदारी कबूल की है। बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी ठाकुर ने मैं सभी कार्यकर्ताओं से नताइज कहूंगा, आप बिल्कुल अभी तो निराशा की कोई बात नहीं है। अभी जो एग्जिट पोल दिखाया उससे हम बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। 2 दिखाया, हम 22 पा रहे हैं। तो अभी निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो 2-2 एक-एक चरण में भी खुलने में भी ये इधर उधर हो सकता है। और साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी ठाकुर ने इंतखाबी नताइज पर कहा कि बीजेपी की तरफ से इंतखाबात में कमी रह गई। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के राय दहिंदगान ने अपना एतमाद जाहिर नहीं किया जितना करना चाहिए था। कहीं तो हम लोग मेहनत जितना करना चाहिए नहीं किए, तभी तो कमी रह गई। और जो यहाँ वाले लोग और कार्यकर्ता ज़्यादा मेहनत किए हम लोगों से, यही नेट रिजल्ट अंत में यही कहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दिया उन लोगों ने। और नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के 66 सीटों के नतीजे का ऐलान हो गया है और इनमें से 61 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यह है कि दिल्ली की 66 सीटों के नतीजे का ऐलान हो गया है और इनमें से 61 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है, जबकि बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं। ये अभी तक की जो है सबसे बड़ी खबर है। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अपनी छवि बेहतर की है, लेकिन कांग्रेस जो की त्यों बरकरार है। गुज़िश्ता मरतबा की तरह उसका खाता नहीं खुल पाया है और पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत के करीब तक नहीं पहुंच पाया है। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने समेत मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज़्यादा करीब है। और नाज़रीन, कांग्रेस ने चुनाव में बेहद खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, उसका खाता भी नहीं खुल सका है। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता कब्जा करने के कगार पे खड़े है और कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही है, ये कभी हम नहीं सोचे। हमारा मकसद ये था कि हमारा कुछ सीटें मिले और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस विजिबल रहे, दिखाई दे कि हाँ कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि शुरू से ही दिल्ली की जो चुनाव, ये चुनाव बाईपार्टीजन रूप से हुआ है। ये बाईपार्टीजन जब हुआ है, ये मल्टी पार्टीजन नहीं हुई, तो इसलिए ये 2 पार्टी के अंदर ये हो गए हैं। ये इसका नतीजा निकला। और नाज़रीन, एनडीए इत्तेहाद में शामिल इत्तेहादी जमात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर और मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीज़ें मुफ्त देने का ऐलान किया और इसके असरात आवाम पर साफ नजर आए, लेकिन
अरविंद केजरीवाल को वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकजी हुकूमत से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, तभी मुल्क और दिल्ली तरक्की की राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि मुतादिद मसाइल सामने आए, लेकिन बीजेपी ने अमित शाह और जेपी नड्डा की मेहनत की बुनियाद पर अपने वोटिंग फीसद में इजाफा किया। नीज सीटों में भी इजाफा दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी बीजेपी हालांकि पहले के मुकाबले अच्छा कर रही है, लेकिन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़त बनाए हुए। हाँ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सफलता मिलने का कारण ये है कि केजरीवाल जी ने एक आइडिया की कि लोगों को जो पानी फ्री है, लाइट फ्री है, बस फ्री है, मेट्रो फ्री है, तो इसी तरह के अनाउंसमेंट करने से लोगों ने विचार किया कि लोगों ने आपने देखा है कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता में मिली थी और 37 सीटें मतलब यहाँ केजरीवाल की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ मतलब बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। तो शायद लोगों ने सोचा होगा कि इतना फ्री इन्होंने दे दिया है तो केजरीवाल को दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे तो फिर ये सब जो फ्री मिलता है वो गड़बड़ हो जाएगी। और दिल्ली के सरकार के लिए केजरीवाल और केंद्र के सरकार के लिए नरेंद्र मोदी, इसी तरह का यहाँ का जो मैंडेट है, ये मैंडेट हमने देखते हैं। तो केजरीवाल जी को सफलता मिल रही है, उनको अपने शुभेच्छा देते हैं। जो वादे किए हैं वो वादे उन्होंने पूरे करने चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे केंद्र सरकार के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। दिल्ली का अगर अच्छा डेवलपमेंट करना है तो केजरीवाल जी ने हमारी सरकार के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जीत की शुभकामना, वो लेकिन अच्छा काम करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ रिश्ते जो हैं उसको मधुर रखें ताकि दिल्ली का विकास और भी हो सके। संसद भवन परिसर, नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और नाज़रीन, बात बजट पर हुई बहस की। वज़ीर ख़जाना ने राज्यसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट मौजूदा दौर के मुआशी मसाइल को जहन में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सनती सरगर्मियों में बेहतरी आई है। The nominal GDP of the country has increased from 2 trillion, sir, in 2014-15 to 2.7 trillion in 18-19, and it has reached 2.9 trillion by 2019-20. The macroeconomic stability is something which all of us will have to keep in mind. The averaging GDP growth has been at 7.4% and inflation has been at 4.5%. और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भी बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारी में फरोग के लिए कई कदम उठाए हैं। In 2014-15, sir, our economy was about 2 trillion, and by 18-19, it has reached 2.7 trillion in its size, and by 19-20, we have reached 2.9 trillion, and that is the rate at which the economy is growing. साथ ही वज़ीर ख़जाना ने मईशत में बेहतरी के इशारों पर बात की। Global sentiment is in favor of India. Foreign investors continue to show confidence in India, and that is why the country has attracted a net FDI of $24.4 billion in April to November of 2019-20. And the second, the announcement of the National Infrastructure Pipeline may further increase the flow of FDI into the country. Third indicator of green shoots, industrial activity is on a rebound. So the fourth, PMI manufacturing, which is the Purchase Managers Index, that is steadily improving. The fifth, forex reserves, foreign exchange reserves, have built up from $413 billion by end of March 2019 to $466.69 billion as of 24th January 2020. Sixth indicator, sir,
the gross GST revenue collection is steadily but only improving. Issue 7, sir. Reinstating the positive confidence in the Indian economy, the secondary markets continue to be upbeat, and the BSE Sensex increased by 5.6% up to 31st January 2019 over end of March 2019. और इसके बाद नाज़रीन लोकसभा और राज्यसभा 2 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और बात निर्भया केस की। निर्भया मामले के सभी कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया और कहा कि गुनाहगारों को एक साथ फांसी देने के हुक्मनामे पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को अगली समाअत करेगा। वहीं दूसरी तरफ कसूरवारों ने विनय शर्मा ने रहम की अर्जी को मुस्तरद करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उसने अर्जी में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की गुजारिश की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विनय की रहम की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। और नाज़रीन, आज भारतीय जनसंघ के साबिक सदर और सहाफ़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यौम वफात है। उन्होंने बीजेपी के लिए नजरियाती रहनुमा के तौर पर काम किया। दीनदयाल जी को सियासत के साथ साथ अदब में भी गहरी दिलचस्पी थी। आज मुल्क दीनदयाल जी को खराज अकीदत पेश कर रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पंडित जी को बाइस तहरीक बताते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी के मौके पर उन्हें गुलाहे अकीदत नजर किए। उन्होंने कहा कि उपाध्याय ने पार्टी और मुल्क को नई सिमत दी, इसीलिए उनकी बरसी को समर्पण दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे। उन्होंने इसके स्थापना काल से भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया। वो प्रथम में 1952 में महामंत्री बने और महामंत्री बनने के बाद उन्होंने पार्टी को विस्तार किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में। बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिसमें तीनों गुण हों। वह राजनेता भी थे, वो संगठक भी थे और वो विचारक भी थे। तीनों गुण उनमें समाहित थे। और नाज़रीन, अब चलते हैं मेरे साथी अब्दुल्ला के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। जी अब्दुल्ला, क्या कुछ खास है आपके पास? बहुत शुक्रिया फ़हीम। आपने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के नताइज, बजट, निर्भया केस जैसे अहम मालूमात नाजरीन को बताई। और अब मेरे पास खबरें हैं तिजारत व मईशत, बैनुल-अक़वामी और खेल कूद से मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं तिजारत व मईशत की। ज़राअत में काम आने वाली जरासीम कश कीमिया तैयार करने वाली एक कंपनी का मुनाफा रवा माली साल की तीसरी सहमाही में सालाना बुनियाद पर 59% से कम होकर 9 करोड़ पर आ गया है। हालांकि इस दौरान कंपनी के ऑपरेशन से हासिल होने वाले महसूलात 21.8% से बढ़कर 263 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एमपेडा ने पहली जदीद माइक्रो बायोलॉजी तजुर्बागाह कायम की है। मरकजी वजीर रामेश्वर तेली ने कहा कि इस तजुर्बागाह से मेयार में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत जल्द ही बागबानी की पॉलिसी का ऐलान करेगी। इसका मकसद बाजार के चैलेंजों से निपटना और पैदावार में इजाफा करना है। ये पॉलिसी आबो हवा में तब्दीली के असरात को जहन में रखकर तैयार की जाएगी। जम्मू कश्मीर में ज़रई पैदावार और बागबानी महकमे के सेक्रेटरी ने श्रीनगर में बताया कि इस पॉलिसी से जम्मू कश्मीर में बागबानी से हासिल महसूलात में इजाफा होगा। और अब बात आलमी खबरों की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की इत्तला दी है कि सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आएंगी। इस दौरान वो वजीर आजम मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी।
चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई है। हुबेई सूबे में 103 लोगों की हलाकत के साथ ही मुल्क भर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1011 हो गई है। हुबेई के हेल्थ कमीशन ने वस्ती सूबे में 2097 नए मामलों की तस्दीक की है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कल बीजिंग का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान के अस्पताल में वीडियो कॉल करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल होगी। चीनी वजारत खारजा ने कल बताया कि वो कोरोना वायरस से चीन में 27 मुल्कों के शहरी मुतासिर हुए हैं और उनमें से 2 की मौत हो गई है। हांगकांग के सिंगपी इलाके की एक बिल्डिंग में 2 लोगों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक के बाद इस बिल्डिंग में रहने वाले दीगर लोगों को मुतासिरा लोगों से अलग रख दिया गया है। सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के डायरेक्टर ने कहा कि जिन लोगों में कोरोना वायरस की अलामात नजर आ रही हैं उन्हें एहतियातन निगरानी में रखा जाएगा। हांगकांग में कोरोना वायरस के 42 मामलों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की अलामात और उसको फैलने से रोकने के तई अवाम में बेदारी लाने के लिए रोबोट का सहारा लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक 5 फुट ऊंचा रोबोट लगाया गया है। वहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये दिलचस्पी का बाइस है। लोग रोबोट के सीने पर लगे आईपैड से न सिर्फ मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि मशीन के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। ये रोबोट फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वानिया में एक रूसी ग्रुप के जरिए तैयार किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस की अलामात को बताने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर लगाया गया है। इंग्लैंड के मुताद्दिद हिस्सों में सियारा तूफान की वजह से सैलाब की संगीन सूरत हाल बनी हुई है। तूफान की वजह से इन इलाकों में तेज हवाएं भी जारी हैं। यॉर्कशायर के हैब्डन ब्रिज में इतवार को कुछ मकानों और बाजारों में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद पूरे बरतानिया में 200 से ज्यादा सैलाब से मुतालिक वार्निंग जारी की गई। सियारा तूफान से 90 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे सबसे ज्यादा शिमाल मगरबी यूरोप मुतासर हुआ है। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा ओवर में 7 विकेट पर 296 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 300 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। न्यूजीलैंड पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की सबकत ले चुका था। इस तरह इसने ये सीरीज 3-0 से जीत ली। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल का मैदान पर शानदार मुजाहरा जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा 224 रन बनाने के बाद केएल राहुल ने तीसरे वनडे में भी बेहतरीन सेंचुरी लगाकर टीम का स्कोर मजबूत किया। यह उनके करियर की 4थी सेंचुरी है। कुछ और दिलचस्प अहम खबरों के लिए वापस चलते हैं साथ ही फहीम के पास। जी शुक्रिया अब्दुल्ला। और नाज़रीन, अब कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। नाज़रीन, पार्लियामेंट स्ट्रीट मज़ार में मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तहरीक आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया था और सदर जमहूरिया के ओहदे पर बरकरार रहते हुए 1977 में इंतकाल कर गए थे। मजहबी रवादारी के ताने बाने पर इस वक्त चोट पहुंचती है जब समाज में दरार की खबरें आती हैं, लेकिन इस फ़िरका वाराना हम आहंगी में मजबूती बख्शने वाले लोगों की कहानियां दिल को सुकून पहुंचाती है। ऐसी ही एक हस्ती हैं राजस्थान के बगरू कस्बे के रमज़ान खान उर्फ मुन्ना मास्टर, जिन्होंने मजहबी रवादारी, तहजीब और अमन की फिजा को कायम कर रखा है। जगाते चलो गो सेवा की गंगा बहाते चलो, गो सेवा की गंगा। आइए आपको मिलवाते हैं मजहबी रवादारी, तहजीब और अमन के एक पैगंबर, जयपुर के नजदीक बगरू कस्बे में गो सेवा करने वाले मारूफ भजन गुलकार रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर से।
विपदा हरो प्रभु विनती करूं मैं, ये वेदना मन की तुमको सुनाए सुनाए। बगरू और आसपास के इलाके में भक्ति गीत और भजन के ज्यादातर छोटे बड़े प्रोग्राम में इनकी गुलकारी जरूर होती है। भजनों पर मबनी मुन्ना मास्टर की लिखी किताब श्री श्याम सुरभि वंदना आसपास के इलाकों में काफी मकबूल है। संगीत हमारा ट्रेडिशनल जुड़ा हुआ है और पिताजी संगीत में बड़े प्रकांड विद्वान थे, संगीत के बहुत अच्छे पारंगत थे और साहित्य के भी विद्वान थे। संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानते थे, गुजराती भी जानते थे। तो मैं उनके साथ बचपन से, जब मैं 5-6 साल का था तब से मुझे उंगली पकड़ के मंदिर ले जाया करते थे, तो ये गाना संगीत तो मुझे वैसे ही याद हो गया था। हुकूमत हिंद की जानिब से हाल ही में ऐलान किए गए पद्मश्री एजाज के लिए मुंतखब हस्तियों में जब मारूफ भजन गुलकार मुन्ना मास्टर का नाम आया तो पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। मुन्ना मास्टर को फन के जुमरे में ये एजाज अता किए जाने का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता 15 बरसों से बगरू में मौजूद श्री रामदेव गौशाला में गायों की बाकायदगी से खिदमत करने वाले मुन्ना मास्टर को उनके गुरु ने गौ सेवा की नसीहत दी थी। मुन्ना मास्टर को उनकी फूफी ने भजन गाना सिखाया। रफ्ता रफ्ता भजन गाना उन्हें अच्छा लगने लगा और वो मंदिरों में भजन गाने लगे। जिसने गाय की सेवा कर ली, जो गौ की सेवा करता है, गौ की सेवा जो है राष्ट्र की सच्ची सेवा है, धर्म की सच्ची सेवा है, मानवता की सच्ची सेवा, समाज की सच्ची सेवा है। मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता गाय को। इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी की जिंदा मिसाल रमज़ान खान की जिंदगी ये दिखाती है कि इस मुल्क का असल ताना बाना मजहबी रवादारी में है और हमारा मुल्क अमन पसंद लोगों को अपने सर आंखों पर बिठाता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ पवन फौजदारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, शाम 6 बजे में अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं चीन में जारी लालटेन फेस्टिवल की कुछ झलकियां। आप इससे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।